हाय एवरीवन, मैं हूं सक्षम और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रेजेंट हैं पेज नंबर 6 पर फ्रॉम द चैप्टर 1 मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया गया है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। सो आते आते इन्होंने हमें यहाँ पर डेफिनेशन सी दे दिया है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो देखो इससे तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा डेंसिटी होती क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो दो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं वुड और दूसरा हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं नेल, ठीक है, आयरन नेल, और दोनों का मास मान लो m है। मैंने क्या करा, उन दोनों ऑब्जेक्ट को पानी में फेंक दिया, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कौन सी चीज सिंक करेगी और कौन सी चीज फ्लोट करती रहेगी पानी के ऊपर। तो देखो हम सबने मूवी तो देखी है, हमें पता है नाव क्या है, वो डूबती नहीं है। कोई भी लकड़ी ऐसे कहीं बार बार आती है तो लकड़ी क्या है, डूबती नहीं है, ठीक है। सो हम बोलेंगे वुड तैरती रहेगी और नेल डूब जाएगी, ठीक है। और मैं आपसे रीजन पूछूंगा तो आप बोलोगे अरे वो लोहा है इसलिए वो डूब गया। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है? वुड क्या है, वुड की डेंसिटी कम है, वुड की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो स्विम कर रहा है उसके ऊपर, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। लेकिन नेल की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो सिंक कर गया, ठीक है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड वो डूबेगा नहीं, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड वो डूब जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है डेंसिटी का फंडा। डेंसिटी का अगर आप सिंपल भाषा में अगर आप ये कहना चाहो कि जो चीज जितनी भारी है वो उतनी डेंस है, ये भी आप एक तरीके से समझने के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से हमें इन सब सब्सटेंसेस को लगाना है। इंक्रीजिंग डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे आगे लगेगा जिसकी सबसे कम डेंसिटी है, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा और लास्ट में लगेगा जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पर एयर क्यों लिखा है, देखो एयर, उसका लगा है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, आयरन। एयर की सबसे कम डेंसिटी है यहाँ पर और आयरन की सबसे ज्यादा डेंसिटी है। ऐसा क्यों है? अब देखो अगर एयर है, ठीक है, हवा का मास कम है इसलिए उसकी डेंसिटी कम है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज देखो वो भी एक तरीके का धुआं ही होता है, जो चिमनी से धुआं निकलता है ना वही है, ठीक है, वो भी एक तरीके का धुआं ही होता है, लेकिन उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसकी वजह से वो कुछ ज्यादा उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट है कॉटन, वाटर, चॉक, हनी, चॉक, आयरन। अब बोलोगे यहाँ पर वाटर क्यों लिखा फिर हनी क्यों लिखा, इन दोनों में बता दो डिफरेंस ये जो बचे हैं। अब देखो एक आप एक्सपेरिमेंट करके भी इसको देख सकते हो। अगर आपके घर में हनी हो, आपको एक ग्लास में वाटर लेना है और उसके ऊपर हनी डालना है। हनी क्या करेगा, फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा, बिल्कुल नीचे जमने लग जाएगा वाटर के। क्यों? क्योंकि हनी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा। इसलिए हमने हनी को वाटर के बाद लिखा है, क्योंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की उसकी डेंसिटी कम है। हनी से ज्यादा डेंसिटी है चॉक की, फिर आयरन की। इस सब को आप घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज tabulate the difference in the characteristics of states of matter। So हम सब जानते हैं 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। हमें बस इनके बीच में डिफरेंस करना है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। सो सॉलिड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, सॉरी सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो वुडन टेबल का। लिक्विड में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसे कि अगर वाटर को अगर आप अपनी बोतल में भरते हो तो वो बोतल की शेप की हो जाती है, अगर उसको जार में भरोगे तो जार की शेप की हो जाएगी, पॉट में भरोगे तो पॉट की शेप का वाटर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी उसका यानी कि लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा क्या है, डिफाइंड रहता है, उतना का उतना ही रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है लिक्विड्स अटेंड द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना ही कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी वेसल में गैस को भरोगे तो वो क्या है,
जो भी वेसल होगा, जिस भी शेप का वेसल होगा, उस शेप की वहां पर पूरी जगह फैल जाएंगी और उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो वो बहुत दूर दूर तक रहते हैं, तो उसका क्या वेसल को पूरा फुल करके रखते हैं वो, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या कोई भी डेफिनेट नहीं होता है। अगर आप बहुत बड़ा वेसल लिया होगे उसमें भी पूरी जगह फैल जाएंगी, छोटा वेसल लाओगे उसमें भी पूरी जगह गैस फैल जाएगी, तो उसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्रेसिबल। सॉलिड इनकंप्रेसिबल है। देखो एग्जांपल वही लेते हैं हम, वुडन टेबल। वुडन टेबल को अगर आप बहुत जोर से दबाओ टूटेगी नहीं, ठीक है, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा दम लगा दो, आप क्रेन व्रेन के नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगी, वो ब्रेक हो जाएगी वो, लेकिन कंप्रेस नहीं होगी। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकते, वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड कंप्रेसिबल टू स्मॉल एक्सटेंट, कुछ स्मॉल एक्सटेंट तक आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो। और गैसेस होती है हमारी हाईली कंप्रेसिबल, मींस कोई गैसेस को दबा के क्या आता है, कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भी करा जाता है, इसलिए गैसेस होती है हमारी हाईली कंप्रेसिबल। देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, मींस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मींस वुडन टेबल का ही अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि उसके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वुडन के, सो उनके बीच में भी वो क्या होगा, स्पेस होगा। चाहे वो सॉलिड है लेकिन उनके बीच में भी स्पेस होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में स्पेस होता है लेकिन होता है। लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस होता है और गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दीज पार्टिकल हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर ग्रेटेस्ट है, यहाँ पर ग्रेटर है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट इज दीज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। The force of attraction between liquid particles is lesser than solid particles. The force of attraction is least between gaseous particles. So force of attraction जो होता है वो solid में सबसे high होता है, liquid में उससे कम होता है, gases में और solid और liquid दोनों से बहुत कम होता है। क्यों होता है force of attraction? अब देखो एग्जाम्पल लो, अगर आपके सामने रखिए टेबल, टेबल पे आपने मारा अपना हाथ, वो क्या हो गया, आपका हाथ टूट गया, ठीक है। टेबल नहीं टूटेगी, टेबल क्या है, ज्यादा मजबूत है, ठीक है। सो क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके पार्टिकल्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप सेम केस लो वाटर का, वाटर में आप स्विमिंग करते हो, हमने डाइवर वाले केस में क्वेश्चन में देखा भी था कि कैसे डाइवर अपने हाथ से वाटर को कट थ्रू करके आगे चले जाता है, ठीक है। सो क्योंकि उस पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, उसके हाथ के पास से मूव हो जाते हैं, इसलिए डाइवर क्या हो जाता है, आसानी से स्विमिंग कर पाता है। और गैसेस का तो आप खुद ही एग्जांपल देख लो, हवा में अभी हाथ घुमा दो तो हवा में आसानी से हाथ घूम जाएगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, लीस्ट है। फिफ्थ पॉइंट और अपना लास्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड फ्रीली मूव नहीं करते। दीज पार्टिकल मूव फ्रीली, लिक्विड में फ्रीली मूव होता है, और गैसेस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। और पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो उनमें बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं, उनमें कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होता रहता है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट की तरफ। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सो इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इन सब चीजों को जानना। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। It is the property of matter to continue to remain in its shape when treated with an external force. Rigidity क्या है? Rigidity मैटर की ही प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप को मेंटेन रख रहा है, चाहे उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। सो द टेंडेंसी ऑफ एन सब्सटेंस और वी कैन से एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन देयर शेप इवन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। सो सॉलिड का एग्जांपल हम लेते हैं वुडन टेबल। वुडन टेबल की आपको आप वुडन टेबल क्या है, रिजिड है, उसमें आप कितना भी फोर्स लगाओ उसकी शेप आप चेंज नहीं कर सकते। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पेन का एग्जांपल ले लो, पेन में कितना भी फोर्स लगाओ आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, तोड़ भले ही सकते हो लेकिन आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और भी जैसे कि एग्जांपल हमारे सॉलिड गए, लेकिन जिसकी आप शेप चेंज कर देते हो लेकिन वो दोबारा अपनी शेप में आ जाती है,
जैसे कि रबर बैंड, रबर बैंड से आपने बचपन में खेला ही होगा। सो जब भी आप उसको स्ट्रेच करते हो, जब भी आप उसमें फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको उसमें से फोर्स हटा देते हो तो वो अपने आप ओरिजिनल अपनी शेप में आ जाती है, तो वो क्या है, लेस रिजिड है। नेक्स्ट हमारी कंप्रेसिबिलिटी। द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। सो देखो, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है गैसेस और लिक्विड की, क्योंकि यही दो चीजें जो कंप्रेस हो सकती हैं। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है, वो टूट सकते हैं लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो सकते, वो दबते नहीं है किसी के सामने, चाहे टूट जाएंगे लेकिन दबेंगे नहीं, ठीक है। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस हो, सबके क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, मींस सबके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। सो जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इन सब पार्टिकल्स को पास पास लाते हैं। जैसे आप जानते होंगे गैसेस को बहुत सारी गैसेस हैं जिनको हम कंप्रेस करके क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। लिक्विड को भी हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सो ये सब प्रॉपर्टी हमारी गैसेस और लिक्विड की, सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी नाम ही यहाँ पे बता रहा है जो चीज फ्लो करे, ठीक है। फ्लो कौन सी चीज करेगी, लिक्विड करेगी और गैस करेगी। सो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड और गैसेस की। क्या होती है ये, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। अब ये देखते हैं, गैसेस हैव पार्टिकल्स which vibrate randomly in all the directions, the gas can fill the container। अब देखो, फिलिंग अ गैस कंटेनर यहाँ पर हमें दिया गया है, तो देखो एक कंटेनर में हमने गैस भरी और हम सब जानते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है और वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। सो रैंडम मोशन वो हमेशा करते रहते हैं, तो क्या करा, मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर कंटेनर से टकराएंगे, ठीक है। सो ऐसे टकरा टकरा के वो पूरे जगह, पूरे कंटेनर को घेर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, गैसेस हैव पार्टिकल्स व्हिच वाइब्रेट रैंडमली, मींस मूव कॉन्स्टेंटली और वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल दी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वो टकरा टकरा के चले जाते हैं। इसी की वजह से गैस जो है पूरी फिल हो जाती है कंटेनर में। नेक्स्ट है हमारा शेप। देखो इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, शेप क्या होती है, कोई भी आकार को हम शेप कहते हैं। जैसे कि सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड और गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि ये कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि बोतल में अगर पानी भर दोगे तो पानी बोतल की शेप का हो जाएगा, घड़े में भर दोगे घड़े की शेप का हो जाएगा, जार में भर दोगे तो जार की शेप का हो जाएगा। ऐसी गैस है, जो भी कंटेनर में रखोगे उन सब कंटेनर को घेर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, शेप जो है डेफिनेट शेप होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का, और लिक्विड और गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, ये ढाल लेते हैं अपने आप को कंटेनर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 6th पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। ये देखो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है, आपने बहुत बहुत सुना भी होगा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और यू कैन से पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मींस जो भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में है वो किससे आ रही है, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन से जो एनर्जी आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल है, तो जैसे कि अगर मैं कोई बॉल अगर छत से फेंक दूं, ठीक है, सो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जब बॉल मेरे हाथ में थी, ठीक है, जब बॉल मेरे हाथ में थी उसमें थी पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही मैंने उसको यहाँ पर छत से फेंक दिया तो जब बॉल नीचे जा रही है, ठीक है, सो उसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, सो उस मोशन से जो उसके अंदर एनर्जी आई है वही है हमारी काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है सॉलिड में, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं होता है। गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, वो रैंडम मोशन हमेशा करते रहते हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा स्पेस है और रैंडम मोशन करते रह रहे हैं, उनका पास ज्यादा स्पेस है, तो उसकी वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी गैसेस की ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी। ये तो हम पहली क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट में समझ चुके हैं, तो इसमें कुछ समझाने की वाली चीज है ही नहीं। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। सॉलिड के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कीप। सो यहाँ पर हमें बोला गया है गैस जिस भी वेसल में भरी जाती है उसको वो कंप्लीटली कैसे भर देती है, इसका हमें क्या देना है, रीजन देना है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी
due to which they keep moving in all the directions and hence fill the vessel completely in which they are kept. रीजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है हाई काइनेटिक एनर्जी, ये हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसी की वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन क्या है करते रहते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब होता है कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। सो मूव करते वक्त क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल से टकराकर कहीं और उड़ गया, फिर कहीं किसी और पार्टिकल से टकरा के कहीं और चले गया, कभी कंटेनर की वॉल से टकरा के कहीं और चले गया, ठीक है। सो ऐसे होकर वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे वेसल में कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखो वेसल में कैसे गैस भरती है पूरी की पूरी, तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन गैस जो होती है कंटेनर के अंदर वो प्रेशर क्यों लगाती है वॉल्स पे, जो भी कंटेनर्स की वॉल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर क्यों लगाती है गैस। सो जैसे कि इसी में हमने पहले में आंसर दे दिया था, गैस क्या करती है, एक दूसरे से उसमें क्या होती है हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से भी टकराते हैं और वॉल्स से भी टकराते हैं। सो वॉल से इसलिए वॉल से टकराने की वजह से ही वो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट ऑन दी वॉल होता है, ठीक है। वो चीज यहाँ पे लिखी है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कांस्टेंट मोशन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it. ठीक है। सी हमें यहाँ पर दिया गया है, a wooden table should be called a solid। अब देखो यहाँ पर क्या है, तब से हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं वुडन टेबल का ही, सॉलिड का जब भी नाम आता है वुडन टेबल का ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमसे बोल रहा है कि वुडन टेबल को हम सॉलिड कह सकते हैं, रीजन दो। अब हमसे ही रीजन बोल रहा है, रीजन दो इसका, हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं। तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, जो भी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती हैं अगर वो वुडन टेबल एक्वायर कर रही है, अगर उस सब प्रॉपर्टीज उसमें हैं, ठीक है, जो सॉलिड में होनी चाहिए, तो वो हम सॉलिड कहलाएंगे, अगर नहीं है तो सॉलिड वो वुडन टेबल आज से नहीं कहलाई जाएगी। सो यहाँ पर क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, there is no intermolecular space, it cannot be compressed, it cannot flow, all these characteristics are of solids, so a wooden table should be called a solid। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, वुडन टेबल के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वुडन टेबल के, वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और उनमें कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, मींस ना के बराबर स्पेस होता है, और वो कंप्रेस नहीं हो सकते और ना ही वो फ्लो हो सकते हैं। तो ये सब क्या होती हैं प्रॉपर्टी, सॉलिड की भी तो ये प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड ना ही फ्लो हो सकता है, ना ही कंप्रेस हो सकता है, और उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस भी नहीं होता, और वो टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे से। ये सब प्रॉपर्टी तो सॉलिड में ही होती, सॉलिड की होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं सॉलिड के, इसलिए वुडन टेबल भी हमारी क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन द एयर, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि हम जब अपना हाथ जो है हवा में घुमाते हैं तब तो बड़ी आसानी से घूम जाता है, लेकिन अगर वो चीज हम किसी सॉलिड के साथ करें, ठीक है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड यहाँ पर बोला गया है, अगर कोई लकड़ी के ब्लॉक के साथ अगर हम अपना हाथ ऐसे मारें उस पर, तो हमें कराटे एक्सपर्ट की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन द एयर, but to do the same through a block of solid block of wood we need a karate expert। it is because the molecules of air have less force of attraction between them and a very small external force can separate them and pass through it। so यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर क्या है, गैस तो ही है, गैस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए जैसे आप हाथ ऐसे हवा में घुमाते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या उस जगह से मूव कर जाते हैं। लेकिन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब आप हाथ मारते हो सॉलिड ब्लॉक में तो इसलिए वो क्या है, आपका हाथ टूट जाता है, ठीक है। अगर ब्लॉक ऑफ वुड तोड़ना है तो उससे ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें उसकी कराटे एक्सपर्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो इसको हम पूरा ही पढ़ देते हैं। बट इन द केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the particles are tightly bounded due to this force, hence a large amount of external force is required to pass through it। so large amount of
एक्सटर्नल फोर्स हमें लगेगा अगर हमें उस लकड़ी के ब्लॉक को तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड क्या है, डूब जाना चाहिए लिक्विड में, लेकिन हमने देखा है आइस जो होती है वो फ्लोट होती है वाटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन आइस भी क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन वो फ्लोट क्यों हो रही है वाटर पे, जबकि वो क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सॉलिड क्या है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड। सो सॉलिड डूब रहा है, तो ये आइस भी एक सॉलिड है, तो ये क्यों नहीं डूब रही है वाटर में। फाइंड आउट वाई। अब देखिए चलिए फाइंड करते हैं क्यों नहीं डूब रही है। आइस इज अ सॉलिड, ये तो सही बात है कि आइस एक सॉलिड है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो लो होती है वाटर के कंपैरिजन में ड्यू टू इज स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसकी डेंसिटी लो हो जाती है आइस की। बनाई पानी से ही है, ठीक है, आइस क्या है, पानी से बनती है, वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको फ्रीज करा बन गया सॉलिड, ठीक है, सॉलिड बन गया, लेकिन ये क्या होती है, डेंसिटी इसकी लो हो जाती है जब ये आइस बन जाती है एज कंपेयर टू लिक्विड। सो इसलिए क्या है, ये फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, लेकिन इसकी डेंसिटी लो कैसे हो जाती है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना आइस का। सो केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बहुत सारी वैकेंट स्पेस होती है, वैकेंट स्पेस यानी कि खाली स्पेस होती है। सो इसी की वजह से क्या होती है, आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 समझ लिया क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।